हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर से आ गया हूं। आज मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 11th का है वो कई के चैप्टर है। तो पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बता देता हूं, ताकि आपको क्या है कि सारी चीजें एकदम क्लियर कट हो जाए। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए बिना समय देरी किए हुए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात यह करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अगर हम पुराने समय से बात करें और अभी के समय का अगर बात करें तो दोनों में कई अंतर हो जाते हैं। पुराने समय में कार्बनिक रसायन के बारे में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं थी कि इसको ना इंसान बना नहीं सकता है ना। कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने यह भी कह दिया था कि इसे खुद के द्वारा तैयार किया ही नहीं जा सकता है। बहुत सारे थ्योरी भी दिए गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा बताते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसके 3 भाग हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऑर्गेनिक बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, चलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्सनली हमको क्या करना है कि पहले इसका परिभाषा लिखना है। देखिए किसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सिंपल सा मतलब समझिए, कार्बन हाइड्रोजन के जो व्युत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। देखिए यहां पे क्या लिखना है, इट इज स्टडी अबाउट कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन है ना, डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, या इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अच्छा, एक चीज और, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चीज आ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना अभी कि कार्बन, और यहां पे मैंने बोला हाइड्रोजन, है ना। तो आप देखो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये कार्बन हो गया, यहां पे मैंने लिखा CH4 था, कार्बन हाइड्रोजन का है ना, मॉलिक्यूल्स मैंने बनाया कार्बन हाइड्रोजन। यहां पे देख लो आप, है ना, CH2 लिख लीजिए या CO2 लिख लीजिए। यानी कि इसके अलावा जितने भी यौगिक, जितने भी आपको जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए हम अगर शुरुआती दौर की बात करते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में खोज नहीं हुआ था तब का, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहला जो नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो सबसे पहले बार जो जिन्होंने शुरुआत किया था, जिनका नाम है बर्जिलियस, है ना, बर्जिलियस नाम है, ठीक है, बर्जिलियस, हाँ बर्जिलियस है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, लगभग 1815 के करीब में, है ना, 1815 के करीब में इन्होंने कहा था कि भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो इंसान के द्वारा तैयार ही नहीं हो सकता, यानी कि लैब में नहीं तैयार हो सकता है ना। उनका कहना यह था, और उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत। उसके आधार पे उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो जीव जंतु में पाया जाता है, यानी कि जीवित वस्तु में पाया जाता है ना। यानी कि ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक जीवित वस्तु में होता है, जीवित वस्तु में होता है। तो उन्होंने ये सारी बातें कही थी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, होलर के बारे में, है ना। अच्छा, ये बर्जिलियस साहब थे, और देखिए यहाँ पे होलर, एक और साइंटिस्ट आए, उसके बाद आए होलर साहब। उनको लगा ना, इनके बारे में थोड़ा सा गलत लगा कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि बर्जिलियस साहब बोल दिए कि नहीं बनेगा। तो वो भी ना कुछ और कर रहे थे, दरअसल वो एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के व्यू से नहीं थे, वो कुछ और करना चाह रहे थे। बट क्या है कि अचानक से ना
ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज हो गया। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? कुछ और सर्च कर रहे थे लेकिन कुछ और हो गया। तो होलर साहब का नाम दिया जाता है, किसका? होलर। होलर होलर थे, है ना। लगभग ये इन्होंने ना, आप ध्यान रख सकते हैं, 1828 के करीब में, ठीक है, इन्होंने सबसे पहला कंपाउंड को खोज दिया, है ना। लैब में खोज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज सबसे पहले किया था। अच्छा, आइए अगर हम बात करें थोड़ा सा, एक और थ्योरी दिया गया जिसका नाम क्या है? वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। चलिए इसको मिटाते हैं, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी का। चलिए, जीव शक्ति का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीव शक्ति का सिद्धांत क्या है। शक्ति का सिद्धांत, जीव शक्ति का सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। सॉरी, जीव शक्ति का सिद्धांत है ना, इसी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए आइए देखिए, इसमें क्या बोला गया था खास तौर पे, कार्बनिक, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड only found in लिविंग थिंग, सिर्फ जीवित वस्तु में पाया जाएगा, लिविंग थिंग में पाया जाएगा, है ना। इट इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। यही था आपका जीवन शक्ति का सिद्धांत। यानी कि इसका कहने का मतलब यह था कि सिर्फ जीवित वस्तु में पाया जाएगा और उसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाएगा। चलिए, जो कि बाद में होलर साहब ने यह बात को गलत साबित कर दिया, है ना। होलर साहब ने एक प्रयोग किया था, है ना। किसने? होलर साहब ने। चलिए, होलर ने लगभग इन्होंने 1828 के करीब में प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगशाला में अमोनिया को लिया, NH4CNO को लिया, ठीक है, और इसको ना उन्होंने क्या किया, हीट किया, गर्म किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया, NH2C डबल बॉन्ड ONH2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के यौगिक बने, यानी कि इसी यौगिक को हम लोग क्या कह लेते हैं, यूरिया। इसको हम लोग कहते हैं यूरिया, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, आपको पता है कि इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, खेत वगैरह में किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ये क्या है, अमोनियम साइनेट नाम है इसका, है ना। अमोनियम साइनेट नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, अमोनियम साइनेट नाम है। चलिए, आप अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, अमोनियम साइनेट है। चलिए, इसको हिट किया गया तो ये बन गया। अच्छा, कभी कभी इसका अणुसूत्र के बारे में पूछ लेता है। देखिए, अणुसूत्र क्या है। चलिए, पंखा चला दिए है, गर्मी ज्यादा लग रहा था, है ना। चलिए, यहाँ पे अमोनियम साइनेट, इसका अणुसूत्र कभी कभी ऐसे भी दे देगा, तो आप मान लेना ऐसे CO हो गया, है ना, और इसको ऐसे दे देगा। चलिए, सॉरी, NH2 के होल ट्वाइस और ऐसे करके CO लिख देगा, तभी बात बराबर है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, नहीं है। सबसे पहली बार प्रयोग करके होलर साहब ने ये डिस्प्रूव कर दिया बर्जीलियस साहब के। बर्जीलियस साहब, आप तो सब कुछ गलती उतार रहे हैं ना, समझे। कहा कि देखिए कि इस तरह से बातें हैं कि आपने कहा था कि बन ही नहीं सकता है, देखिए हमने तो बना दिया। फिर बेचारा बर्जीलियस साहब भी सोच में पड़ गया, लगता है कहीं कुछ हम गलती फलती थ्योरी दे दिए हैं। चलिए, उसके बाद अब आगे की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताने वाले हैं कि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। समझ रहे बात हो ना। तो चलिए, इस अंतर पे जरा सा हम बात कर लेते हैं। यहां तक की सारी बातें हो गई। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या है। जीवन शक्ति का सिद्धांत, आपको एक एक चीज समझ में आ गया कि आखिर कैसे है। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूं। कोई भी चीज को आप अगर ढंग से पढ़ते हैं, चीजों को एकदम बढ़िया से समझकर पढ़ते हैं, तो आपको उस चीज में मजा आएगा, रियलिटी है। अगर मान लीजिए कि आप उस चीजों को सही वे में नहीं पढ़ते हैं, छोड़ कर पढ़ते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ते, तो फिर आपके लिए वो चीज ना
आपको वो चीज बेकार लगने लगे, सही ढंग से आपको मजा नहीं आएगा उस चीज में। तो कभी भी कोई काम करना चाहिए ना तो ढंग से करना चाहिए, ताकि आपको उसमें ना जैसे जैसे काम कीजिएगा तो आपको उसमें सफलता मिलते चला जाएगा, तो आपको अंदर से ना बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए। देखिए, इंसान का जो सफलता होता है ना, एक दिन की चीज होती ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप निरंतर रूप से कार्य करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आप कार्य करते रहिए, सफलता के लिए ज्यादा सोचिए मत, बस कार्य करते रहिए आप अपना, धीरे धीरे आपको मिल ही जाएगा। चलिए आइए, अभी हम बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक में अंतर बताने वाले हैं। चलिए ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक साइड में क्या लेने वाले हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए जरा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, रुक जाइए। अच्छा, जानते हैं एक चीज, बच्चे लोग आजकल जो है गाड़ी वगैरह बहुत फास्ट चलाते रहते हैं, तो हम लोग आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा स्थिर से चले। कल ही हम अचानक से आ रहे थे हाईवे पर, तो देखिए कितना भयानक हादसा हुआ था कि क्या कहे। अरे इस तरह से हुआ था, मैंने बस वाला सभी देखिएगा इन्हें सब पर नहीं, इतना फास्ट चलाएगा ना कि क्या ही कहे। अब उस उतना फास्ट में अगर मान लीजिए किसी को अगर आप ब्रेक भी मारते हैं लगेगा, तो बचने का तो कोई चांस नहीं है। हाईवे है वो भी, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो देख, कल हम देखे थे इसी तरह से कि मैंने उसका जो हादसा हुआ था ना, मैंने इतना दर्दनाक हुआ था ना कि मैंने टेम्पू में उसका गोड़ हाथ फंस गया था, तो आंख जो है ना, आंख भी निकल गया था। अब सोचिए कितना खतरनाक उसका हादसा हुआ था, समझ रहा बात हो कि नहीं। लेकिन शुक्र मनाइए पीछे जो बॉस में जो बैठा, जो बॉस वाला ठोकर मार दिया था, समझे। और जो मान लीजिए कि शुक्र मनाइए कि वो बॉस वाला टिका नहीं, जैसे ही ठोकर मारा उसको पहले ही पता चल जाता है, ड्राइवर सबको पहले ही पता चल जाएगा, समझे कि ठोका गया है। और वो क्या किया, जैसे ही ठोकर उकर लगा ना, कूद के भाग गया, वो पुल तरफ के भाग गया। वो पकड़ाता तो उसको तो दुर्दशा हो जाता ना। लगभग कल जो है 1 घंटा प्लस लगभग जाम लगा रहा। और हाईवे पे जानिए रहे कि गाड़ी सब इतना फास्ट चलता है कि थोड़ा भी अगर आप असतर्कता किए उड़ा देगा सीधा, उसमें थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने कितनों अच्छा चलाते हैं, आप अपना साइड से चलाइए, स्थिर से चलाइए, ओवरटेक करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी चलाइए तो हेलमेट वगैरह का जरूर यूज करें, और साथ में जो पीछे वाले जो बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को भी कहिए लगाने के लिए। हाईवे पर जब चलाते हैं ना तो ये सब चीज का विशेष ध्यान रखिए। सरकार जो नियम कानून जो दिया गया है कि भाई हेलमेट लगा के, किन के लिए दिया गया, आप ही लोग के लिए ना दिया गया है, हम लोग के लिए दिया गया है, समझ रहे बातों में, ताकि उस चीज को फॉलो कीजिए। चलिए आइए, तो आइए अपना टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। अब आइए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए यहाँ पे, देखिए कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में अंतर बताते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अभी हम आपको परिभाषा लिखा है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न पाए जाते हैं, यानी कि, है ना, इट इज फाउंड इन अ कार्बन एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव, है ना, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या पाया जाना चाहिए, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ, है ना, इट इज प्रेजेंट इन, अच्छा प्रेजेंट को ऐसे लिख देते हैं हम, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या पाया जाता है, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट पाया जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए इधर आ जाइए, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, देखिए इट इज, अब देखिए दूसरा पॉइंट में और भी अंतर सब आप देखते चले जाइए, है ना। ये किसमें विलय होता है, यानी कि किसमें सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो किसमें सॉल्युबल होगा, किसमें मिलेगा, घुलेगा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बट इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in a water,
वाटर में क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इट इज अ सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, पानी में ये हो जाएगा। बट इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ज्यादा हो गया ना इधर, चलिए इधर लिख देता हूं कंपाउंड। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बच्चे लोग के दिमाग में आता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो एक बार सुन लीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के डेट में तो लगभग हजारों हो गए हैं। यूरिया के बाद इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोज किया गया कि पूछिए मत। आज के डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे, समझ रहे बात हो कि नहीं। जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, COOH हो गया, SO3H हो गया, यहाँ पे ले लीजिए ईथर हो गया, बहुत सारा है। ये आपको हम पूरा एक फाइल लिखा देंगे, एक पूरा डेटा लिखा देंगे ताकि आपको याद रहेगा। चलिए अब तीसरा नंबर पे क्या होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इसकी अपेक्षा तुलना में क्या होता है, कम होता है ना। इट इज अ लोअर बॉइलिंग BP, सीधे लिख लीजिए BP एंड MP। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सुनिए, द्रवनांक और कथनांक कहते हैं। सिंपल सी बात समझिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो है टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज उतना टेम्परेचर के बाद बॉयल होने लगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ, अच्छा ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ का टेम्परेचर लगभग नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसको 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, तो भाई कोई भी चीज कितना पर बॉयल होगा, भाई कम से कम इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, वाष्पित होने के लिए लगभग 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तभी कोई भी चीज, पानी क्या होता है, वाष्पित होता है। अब बॉइलिंग होने के लिए भाई 25 से तो ज्यादा चाहिए तभी होगा। अब मान लीजिए किसी एरिया का टेम्परेचर कम है, वातावरण है वहां पे बहुत लो टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है, समझ रहे बात, तो वहां पे उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, समझ रहे बात। तो यहाँ तो कम टेम्परेचर दीजिएगा तो बॉयल होने लगेगा, क्योंकि अभी देखिए हीट ज्यादा है, अभी वातावरण ज्यादा गर्म है, तो कम टेम्परेचर दीजिएगा सीधे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के टाइम में देख रहे कितना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। चलिए तो डिपेंड करता है जगह के हिसाब से। इट इज अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चलिए इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर पे अगर हम बात करें, देखिएगा, चलिए ये इट इज गुड, ये इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या माना जाता है, ये सुचालक होता है। इट इज गुड कंडक्टर, क्या होता है, ये धारा, ये जो होता है ना, बिजली होता है ना, उसके सुचालक होते हैं। इट इज गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है। चलिए ठीक बात है, चलिए हाँ ये इट इज अ बैड कंडक्टर, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है ना, इट इज, है ना, इट इज गुड कंडक्टर। यहां तक तो एकदम बढ़िया से आपको दिख रहा है अब लोग सब कुछ। चलिए इट इज गुड कंडक्टर, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलिए तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ पॉइंट और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे में देखिए इसको जरा सा हम मिटा देते हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा बैक करके। चलिए देखिए मुख्य अंतर सब पर हम बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पांचवा नंबर वाला देखिए, इट इज सोज फॉर आइसोमेरिज्म। अच्छा सुनिए, यहाँ पे अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो अभी आपको आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं जानकारी होगा, मैं धीरे धीरे बता दूंगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, नहीं होता है। अभी तो जो पॉइंट बताया, लो हाई, ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा, बट चलिए इट इज सोज फॉर आइसोमेरिज्म, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या है, समाव्यवस्था क्या है, लेकिन आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ के आया होगा समाव्यवस्था के बारे में। उसमें दरअसल अलग अलग प्रकार के समाव्यवस्था थे, याद है आपको, श्रृंखला था,
है ना। उसके बाद स्थान था, उसके बाद स्थान के बाद क्या था, क्रियाशील वाला था। उसके बाद उसमें और आपने पढ़ा होगा जीआई, ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय हो गया। उसके बाद त्रिविमीय हो गया। ये सब पढ़ना था 10th में थोड़ा सा। चलिए आइए, मैं यहां भी पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, बस आप अभी देख लीजिए। इट इज सोर्स फॉर आइसोमेरिज्म, छठा नंबर ये देखिए यहाँ पे, इट इज सोर्स फॉर आइसोमेरिज्म, है ना। ये ज्यादा करता है ना, मैक्सिमम में करता है, मैक्सिमम 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 रूप से ये करता है आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म ज्यादातर इसका जो कंपाउंड होगा ना वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए देखिए, और ये छठा नंबर वाला ध्यान से देखिए, ये वाला देखिएगा, ये भी शो करेगा, है ना। इट इज सोज फॉर, सोज, इट इज सोज फॉर, है ना। ये भी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन लेस अमाउंट में करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, है ना। आइसोमेरिज्म यानी ये क्या करेगा, लेस अमाउंट में करेगा, लेस अमाउंट में करेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखिए, छठा नंबर पे देखिए, यहाँ पे एक और होता है, ये आयन देता है। कौन देता है, ये आयन देता है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय आयन, ये आयन देता है और ये आयन नहीं देता। अच्छा, आयन का मतलब क्या हो गया, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आयन देगा कि नहीं देगा, ये देता है, ठीक है। इट इज, देखिए यहाँ पे फॉर्म्ड बाय आयन। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे COOH है, ठीक है। तो इसको जैसे ही तोड़िएगा ना तो C O माइनस में दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आयन के फॉर्म में देगा, समझ। किसी भी वाटर में डालिएगा ना तो H प्लस अलग टूट जाएगा, COO माइनस दे देगा, अलग दे देगा, तो आयन के फॉर्म में देता है, ठीक है ना। वैसे भी आपको एक विद्युत वाला चैप्टर है, वो वाला हम आपको पढ़ाएंगे ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वहां पे जब हम पढ़ाएंगे ना, विद्युत रसायन है, तो वहां पे हम आपको ये आयन के बारे में अच्छे से समझाएंगे। चलिए तो जरा सा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ कंपाउंड के बारे में हम आपको बात करते हैं, इस सब चीजों को मिटा देते हैं। देखिए यहां तक सारी बातें हो गई थी। चलिए अच्छा, बेसिक चीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो हम बात करते हैं, बेसिक चीज, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं मान लीजिए कि आपको मैंने बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताया था, ठीक है। ऑर्गेनिक, ये मैंने आपको बताया था ना पूरा सा डेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलो मैं एक बार जल्दी जल्दी लिखते चला जाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैंने तुमको बताया था COOH, सॉरी कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका संरचना मैंने तुमको कैसे बनाया बताया था, COOH होता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सल्फोनिक हो गया, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड हो गया। इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं, SO3H याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, देखिए ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आज के डेट में देखिए कितना सारा है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि ये आपको बाद में फिर हम आपको IPC जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बड़ा काम आने वाला है, तो इसीलिए इसको जानना बड़ा जरूरी है। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, PFG है। PFG सर क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल, ज्यादा ऊपर चला गया ना। चलिए आइए देखिए यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब तीसरा नंबर पे ये ऐसा हो जाता है, देखो एनहाइड्रस, NHYDROUS, एनहाइड्रस एसिड, एनहाइड्रस हो गया। एनहाइड्रस के लिए क्या सूत्र होता है, ऐसा होता है, देख लो आप, है ना। ये आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि इसके बिना आगे ऑर्गेनिक एकदम आपको सुना सुना लगेगा, इसीलिए आपको हर हाल में इसको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद रखो आप, है ना। तो इसीलिए अभी से ही आप ध्यान से देखते चलो और याद कर लो, मेरे विचार से ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा नंबर पे ये आ गया, है ना। यहाँ देखिए एनहाइड्रस हो गया, उसके बाद एसिड हाइलाइड आ जाता है, सॉरी एस्टर ले लीजिए, एस्टर, एस्टर आ गया, है ना। एस्टर के लिए क्या हो जाएगा,
ये इस तरह से हो गया, ठीक है, एस्टर, एस्टर हो गया। 5वां नंबर पे आप देख सकते हैं एसिड हाइलाइड हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया। एसिड हाइलाइड के लिए आप ध्यान रख सकते हैं क्या, एसिड हाइलाइड कुछ इस तरह का होता है, देखिए एसिड हाइलाइड हो गया। 6वां नंबर पे आप क्या ध्यान रख सकते हैं, दिख रहा है ना प्रॉपर ढंग से, चलिए एसिड हाइलाइड हो गया। एसिड हाइलाइड के बाद आप अमाइड याद रख सकते हैं, अमाइड, अमाइड के लिए क्या हो गया, C डबल बॉन्ड ONH2 हो गया, अमाइड हो गया, ठीक है। 7वां नंबर पे हो गया आपका, चलिए अमाइड के बाद हो गया आपका, ये आप याद रख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्रस हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया, अमाइड हो गया। एमाइड के बाद आप याद रख लो साइनाइड, CN, है ना। ये देखिए इसका नाम क्या है, साइनाइड, क्या नाम है, साइनाइड, ठीक है। चलिए अच्छा, जब इसका हम आईपीसी लिखेंगे ना तो वहां पे परफिक्स सफिक्स भी बताएंगे, आप निश्चिंत रहे। तो वहां पे किस तरह से लिखा जाता है वहां पे आपको अलग तरीका से बताएंगे। इसके लिए हम आपको बताएंगे ओइक एसिड होता है, सल्फो के सल्फोनिक एसिड होता है, एनहाइड्रस के लिए ओइक एनहाइड्राइड होता है, समझ रहा है, इस तरह से हम सबका बताएंगे। चलिए आइए, तो अब 7वां नंबर पे देखिए, 7वां 8वां नंबर पे देख लीजिए आप, साइनाइड हो गया, NC हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। अच्छा यहाँ पे ना C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए अभी देखिए यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड दिख रहा है, आइसोसाइनाइड। चलिए 9वां नंबर वाला आप देख सकते हैं, यहां पे OH ले लेंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, OH ले लीजिए। इसके लिए चाहे ये ले लीजिए आप, C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, अल यूज कर लेते हैं, बाद में आपको हम बताएंगे। यहाँ पे हो गया एल्डिहाइड के बाद, देखिए संरचना बहुत जरूरी है याद रखना। उसके बाद हो गया यहाँ OH हो गया, इसके लिए क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और ये 11 नंबर वाला आप देख सकते हैं SH हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थायो एल्कोहल कहते हैं, थायो एल्कोहल कहते हैं। और ये 12 नंबर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, 12 नंबर वाले को NH2 कहते हैं, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एमाइन कह लेंगे, ठीक है, अमीन या अमाइन कह लेते हैं। अच्छा इसमें मैंने आपको कुछ और भी नाम बताया था, जैसे मैंने आपको NO2 बता दिया होगा, है ना। नाइट्रो, नाइट्रो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, NO2 बताया होगा। अच्छा मैंने एक और नाम छोड़ दिया है शायद, देख लेना, है ना, कीटोन। 13 नंबर वाला क्या था, C डबल बॉन्ड O, इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, C डबल बॉन्ड O। इसके लिए हमने क्या यूज किया था, कीटोन यूज कर लिया था, कीटोन, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको कहा था नाइट्रो के लिए, नाइट्रो के लिए क्या यूज कर लेंगे हम लोग, नाइट्रो के लिए हम लोग यूज करेंगे, है ना, NO2 यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नाइट्रो के बाद क्या हो जाएगा, इधर आप देख सकते हैं, नाइट्रो के बाद इपॉक्सी आ जाएगा, ठीक है, या ईथर ले लीजिए, ईथर, यहां तक तो दिख रहा है ना, ईथर, है ना। ईथर के लिए क्या यूज कर लेंगे, ये इस तरह का चीज यूज कर लेंगे। तो ये जितने भी नाम है, 2-3 नाम और है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए ईथर के बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, इपॉक्सी, EPOXY, इपॉक्सी, इपॉक्सी के लिए ऐसा कुछ होता है, आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह का संकेत होता है इपॉक्सी, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, तो उसके लिए भी कुछ चीज होते हैं। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए अच्छा, चलिए मल्टीपल बॉन्ड नहीं लीजिए, सीधे लिखिए बॉन्ड, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, बॉन्ड। देखिए तो बॉन्ड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन, चलिए आ रहा है सब चीज, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, अल्केन लेते हैं, यहां तक सारी चीज दिख रहा है, देखिए, है ना, ये अल्केन लेते हैं, अल्केन, ठीक है, इसके लिए अल्कीन और इसके लिए अल्काइन होता है, ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एक एक चीज। तो चलिए ये सारी बातें थी, ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बिना आपको थोड़ा सा काम नहीं, ये चीज मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि आप
लोग ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ लिए हुए हैं चीजों को, तो आपको क्या होगा कि बाकी थोड़ा सा फास्ट भी करना जरूरी था, इसीलिए, है ना। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, आपके ये जो चीज है ना, बाकी कंपटीशन में भी काम आता है, सिर्फ आपको सिर्फ 11-12 के लिए ही नहीं, आप आगे अगर बीएससी करते हैं, सॉरी बीसीसी करते हैं या कोई और भी कोर्स करते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ जाते हैं। और उस जगह पे अगर मान लीजिए कि आप अगर नहीं ढंग से चीजों को पढ़े रहते हैं तो आप फिर अटक जाइएगा, ठीक है। आपको फिर तो आपको भी जरूरी है, हर किसी को जरूरी है कि भाई इसको एक बार आप रिवीजन जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए तो आगे हम चलते हैं, चलिए आइए। चलिए चलिए तो आइए तो हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए कौन कौन है, चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्लांट। प्लांट से क्या क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए। फैट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं विटामिन्स, विटामिन्स है ना, सॉरी, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स है ना, मिनरल्स, ये सब चीज मिलते हैं, ठीक है। एनिमल से भी आप कह सकते हैं, एनिमल की अगर बात कीजिएगा तो एनिमल से भी क्या क्या मिलता है, इससे भी क्या मिलेगा, फैट हो गया, ठीक है, सॉरी एनिमल में भी फैट आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इससे फैट नहीं मिलता, धोखा हो गया लिखना, फैट हो गया। इससे अगर बात कीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, इससे भी प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन हो गया। उसके बाद आपको प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, आप विटामिन भी ले सकते हैं, इटे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम भी आता है, पेट्रोलियम है ना, द्रव्य पदार्थ होता है, जैसे में C1 से लेके C10 कार्बन तक का कंपाउंड आता है, सब आ जाता है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसका मेडिकल सेक्टर में भी यूज है, दवाई के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा दवाई वगैरह का प्रयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तैयार होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा पेंसिलिन का। पेंसिलिन का खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई पेंसिलिन का यूज क्या क्या है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और सबसे पहले बार जब खोज हुआ था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसका खोज किया था ना, तो उन्होंने ये भी बताया था, क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया था कि भाई ये सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक था, और उन्होंने कहा था खासतौर पे कि भाई इसका प्रयोग ना हम कोई भी यानी कि एंटीबायोटिक्स यानी कि जीवाणु को मारने के लिए हम कर सकते हैं, जीवाणु विषाणु के लिए हम मारने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी के समय में भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसका प्रयोग कर लिया जाता है ना। अभी के समय में अगर पेंसिलिन की बात कीजिएगा तो मार्केट में एक नाम से आता है जिसका नाम है पेनिडियोन्स, है ना, पेनिडियोन्स दवाई के नाम से आता है, मार्केट में अवेलेबल है, मिल सकता है आपको, है ना। चलिए आइए तो हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं कि और भी किस सेक्टर में यूज किया जाता है इसका, देख सकते हैं आप। मेडिकल फील्ड में मैंने आपको कवर किया है ना, मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग इसको एक्सप्लोजन के रूप में करते हैं, विस्फोटक, एक्सप्लोजन के रूप में, है ना, विस्फोटक के रूप में, है ना, विस्फोटक, विस्फोटक के रूप में करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कुछ कंपाउंड है, जैसे में टीएनबी हो गया, टीएनबी है ना, टीएनटी हो गया, टीएनटी हो गया, टीएनबी हो गया, टीएनटी हो गया, इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रो बेंजीन। क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन के नाम से जाना जाता है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। टीएनटी का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो टोलुइन,
अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा है अभी एरोमेटिक, ये सब चीज जब हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे ना, तो वहां पे हम सारी चीजें बताएंगे। अच्छा देखिए, इसका संरचना कैसा होता है टीएनटी का, देख लीजिए आप। टीएनटी का संरचना कुछ ऐसा होता है, याद रख सकते हैं। ट्राई नाइट्रो क्या है, टॉल्विन है। तो टॉल्विन ऐसा होता है, देखो यहाँ पे इस तरह का टॉल्विन है। और ट्राई नाइट्रो कह रहा है, तो NO2 यहाँ लग जाएगा, NO2 यहाँ लग जाएगा, और NO2 यहाँ लग जाएगा। सॉरी, ट्राई नाइट्रो बेंजीन है ना। चलिए, ट्राई नाइट्रो बेंजीन है, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन भी है। TNT TNB बेंजीन हो गया, और एक जो हो गया TNB जो हो गया ना, TNB ऐसा होता है, देख लीजिए, ये ऐसा होता है, देख लीजिए। ट्राई नाइट्रो, अरे उल्टा पुल्टा क्यों लिखा रहा है, TNB हो गया, और ये TNT हो गया, ठीक है। ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, टॉल्विन के लिए कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे NO2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका CH3, यहाँ भी आप लगा दीजिए। अच्छा आपको पता है ना, ये टॉल्विन है, ये टॉल्विन है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं आपको आगे क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। यहाँ ये फिनॉल हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, फिनाइल हो गया, और ये वाला आपका देख लो आप, ये वाला आपको क्या हो गया, टॉल्विन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो हो गया ना आपका, ऐसे करके यहाँ पे NH3 लगा देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। और तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए मैं सारा चीज लिख दूंगा बाद में, ठीक है, क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो सबका नाम लिख दूंगा, अभी बस मैं ये बता रहा हूँ। ट्राई नाइट्रो टॉल्विन हो गया, तो इसको आप ऐसे लगा दो, NO2 हो गया, यहाँ पे NO2 हो गया, इस तरह से चीजें हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए अभी अब हम बताने वाले हैं आपको हम क्लासिफिकेशन, यहाँ से आपको सारा चीज चलने वाला है। तो चलिए जरा सा देखते हैं हम, इसके बाद कई बात करते हैं। चलिए आइए देखिए, तो चलिए अब हम सारी बातें आपको हम बता दिए हैं, जो बेसिक बातें थी हमने बेसिक बात पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, तो चलिए यहां से आप लोग को अच्छे से करना होगा। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ चलिए तो चल ही रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा मिट गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चल रहा है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, यहां से टॉपिक डालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी को कहते हैं, यानी कि वर्गीकरण बताना है किसका, कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन का, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करना है, तो वो तो सारी चीजें मैंने जो जो बेसिक बातें थी वो सारी बातें हमने कर ली है। अब आइए देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि हमने कहा क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, RH हो गया, RCH3 हो गया, ठीक है, ROH हो गया, देखिए यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, देखो बाबू, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, RX की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब के सब ना ऑल टू ऑल जो हो गया क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे R जो है ना, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, क्या हो सकता है, एल्काइल कंपाउंड हो सकता है, एल्काइल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एल्काइल कंपाउंड है, ठीक है। चलिए, एल्काइल यौगिक, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं आपको साधारण सा चीजों समझाता हूं, पहले समझ लीजिए अच्छे से आप। देखिए आप यहाँ पे क्या है कि आपका CH4 मैंने दिया, ठीक है। मैं आपको बेसिकली एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, आप बस ध्यान से देखते चलिए। जैसे मैंने कहा कि CH4 है, इसका अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको पता है ये कार्बन है, तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और ये कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास कितना हो गया, 12। चलिए, तो अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, कॉन्फ़िगरेशन है ना, चलो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, है ना, बाह्य कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है तो 4, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे में कार्बन हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 इसी के कारण लिखते हैं। अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कहने का मतलब 4 बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी प्रकार में बोला हूं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो वो भी ये वाला देखिए आप इधर देखिए 1 2 3 ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, क्या है सिग्मा बॉन्ड है। चलिए अब आपको हम समझाएंगे थोड़ी देर में कि सिग्मा क्या है, पाई क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है कितना पाई होता है, एक चीज सब हम आपको बताते चलेंगे। अभी बस आप देख लीजिए यहाँ पे क्या मैंने कहा कि ये इस तरह से चीजें हैं। तो अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि परासंकरण क्या है तो आपने क्या बोलना है, sp3 परासंकरण है, परासंकरण, ठीक है। और इसका जो कोण की बात कीजिएगा आपस में, इस दोनों के बीच में जो कोण है कितना है, कोण कितना है 109 डिग्री कट रहा होगा ना, आप यहां तक एक बार लिख लीजिए, मैं ऊपर से लिख लूंगा। चलिए तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, यहां तक आप लिख लिए होइएगा। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, दरअसल यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कह रहे थे खास तौर पे, चलो रहने देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था CH4, तो अगर बात किया जाएगा वैलेंसी का तो कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाह्य कक्षा में। उसके बाद अगर आप कोण की बात कीजिएगा कि कैसा कोण बनाएगा तो आपको क्या कहना पड़ेगा, ये है ना 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका परासंकरण कैसा होगा तो sp3 परासंकरण होगा, कैसा होगा परासंकरण। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या बात करेंगे, बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए अब देखिए यहां से हम बात करते हैं, देखिए बंधन की हम बात करते हैं, बंधन है ना, बॉन्ड जिसको कहते हैं हम लोग, बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे बंधन की बात करते हैं, यहाँ पे ना देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको भी पता है कि कार्बन कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए तो इस सिंगल बॉन्ड में क्या है, अगर हम बात करें तो कितना सिग्मा है, तो आपने कहना है कि सर 1 सिग्मा है, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा है, एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया पाई हो गया, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है 1 सिग्मा है, हाँ 1 सिग्मा है और 2 पाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये दोनों के ना असंतृप्त कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं असंतृप्त, इंग्लिश में कहते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कार्बन कहते हैं। चलिए अच्छा इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं सेचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन यानी कि संतृप्त कार्बन, क्या कहते हैं इसको संतृप्त कार्बन के नाम से जानते हैं, संतृप्त कार्बन। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसको ना हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए हम लास्ट में अल्क आइन यूज करते हैं, अल्कीन यूज करते हैं, अल्कीन यूज करते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं अल्क एन यूज करते हैं, अल्क एन यूज करते हैं, ठीक है ना, इन एन, और इसके लिए क्या यूज करते हैं आइन, तो ये आपको पता होना चाहिए, एन ई हो गया, ई एन ई हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई एन ई हो गया, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस पे सिग्मा और पाई करके कुछ प्रश्न आते हैं, थोड़े से आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो प्रश्न सब हम लोग कर लेते हैं। चलिए